गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सबसे फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चीवर तथा हैविलैंड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने की एक विधि है जिसमें सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थायी अभिकरणों को दायित्व तथा अधिकार सौंपे जाते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय हितों में वृद्धि होती है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने की एक प्रक्रिया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसके होते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनके होते हैं। और ये सदस्य राष्ट्र कुछ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को अपने दायित्व सौंप देते हैं, अपने अधिकार सौंप देते हैं, और उन दायित्व और अधिकारों के माध्यम से जो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, जो परमानेंट एजेंसीज हैं, जिन्हें हम स्थायी अभिकरण के बारे में के बाद नाम देते हैं, वो इन अधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करते हैं। तो इसका अर्थ आपने समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। जैसा कि चीवर तथा हैविलैंड ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने की एक विधि है जिसमें सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थायी अभिकरणों को दायित्व तथा अधिकार सौंपे जाते हैं और जिनके माध्यम से राष्ट्रीय हितों में वृद्धि होती है। स्टूडेंट्स, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध और शांति प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। चाहे युद्ध काल हो चाहे शांति का समय हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाने जाते हैं। युद्ध मनुष्य के नकारात्मक पहलू जैसे कि स्वार्थ, लोभ, हिंसा इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण मानवीय जीवन के लिए अभिशाप है। इसके विपरीत शांति मनुष्य के सकारात्मक पहलू जैसे कि प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति आदि का प्रतिनिधित्व करती है। अब आपने देखा कि युद्ध और शांति, और उधर से हमने देखा कि मनुष्य के दो प्रकार के विचार, नकारात्मक और सकारात्मक। तो युद्ध किससे संबंधित है? नकारात्मक विचारों से। और नकारात्मक विचार में क्या चीज़ें शामिल हैं? स्वार्थ है, हमारा लोभ है, हिंसा की प्रवृत्ति है। और जो हमारी शांति है, शांति हमारे सकारात्मक पहलू के बारे में बात करती है। और सकारात्मक पहलू जो है वो किसके बारे में प्रतिनिधित्व करता है? हमारे कौन से विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? प्रेम का, सहयोग का और सहानुभूति का। जब मनुष्य में प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे का सहयोग करने की इच्छा होती है, आपस में एक दूसरे का विकास करने की इच्छा होती है, तो हम शांति की बात करते हैं। लेकिन जब मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है, जब मनुष्य के अंदर स्वार्थ आ जाता है, दूसरों के ऊपर राज करने की इच्छा आ जाती है, जब उसके अंदर एक हिंसा का जन्म होता है, तो वो युद्ध की बातें करता है और हमारे चारों तरफ एक युद्ध का वातावरण, एक झगड़े का वातावरण आ जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों के बीच मनुष्य एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की रूपरेखा की कल्पना करता रहा है। शांति और सहयोग के आधार पर विश्व शांति और विश्व एकता की कल्पना लगभग सभी धर्म ग्रंथों, दार्शनिकों के विचारों तथा राजनीतिज्ञों के चिंतन में पाई जाती है। क्योंकि हर एक मनुष्य शांति चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सहयोग की कामना करता है, विश्व शांति की बात करता है, विश्व एकता की बात करता है। और ये जो विश्व शांति, विश्व एकता की जो हम बात करने लग रहे हैं, ये कल्पना है। और ये कल्पना कहाँ होती है? ये हमारे धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, दार्शनिकों के विचारों में पाई जाती है, राजनेताओं के चिंतन में पाई जाती है। क्योंकि वो एक कल्पना करते हैं कि चारों तरफ एक सहयोग का वातावरण होना चाहिए। जब हम किसी प्रकार की कल्पना करते हैं तो कल्पना को ही हम साकार रूप प्रदान करने की चेष्टा भी करते हैं। शांति के लिए आकांक्षा और शांति के लिए प्रयोग से समस्याओं को हल करने की बजाय
विकल्पों की हम लगातार खोज करते रहते हैं। और ये जो खोज है ये भिन्न भिन्न युगों में उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न योजनाओं और विचारधाराओं को जन्म देती है। परंतु फिर भी विश्व शांति और सुरक्षा के स्थायी हल के तरीकों पर कोई ठोस विचार नहीं बन पाता। कई विचारकों के द्वारा विश्व राज्य की स्थापना का भी सुझाव दिया गया कि पूरा विश्व एक राज्य बन जाए और इसके अनुसार विश्व में मौजूद अलग अलग भाषा, संस्कृति, इतिहास तथा नीति वाले प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों को एक ऐसे विश्व संघ के रूप में इकट्ठा कर दिया जाए, अर्थात राज्यों को मिलाकर एक संघात्मक व्यवस्था में बदल दिया जाए। परंतु निकट भविष्य में इस प्रकार के संघ की स्थापना की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। मानव समाज को अभी इसके लिए बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। लगभग सैकड़ों वर्ष पहले विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब युद्ध भूमि केवल वाणिज्य के लिए खुले बाजार और नए विचारों के प्रति खुले दिमाग में ही होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब गोली और बम का स्थान मतदान और राष्ट्रों के सार्वभौमिक मताधिकार ले लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तोपों को सार्वजनिक अजायब घरों में उत्पीड़न के साधन के रूप में दिखाया जाएगा। लोग आश्चर्य करेंगे कि ये कहां से आई। ये आपने कोटेशन देखी विक्टर ह्यूगो की। तो विक्टर ह्यूगो ने भी अपनी एक कल्पना की थी कि जब हम बात करते हैं विश्व शांति की, जब हम बात करते हैं विश्व सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं एक संघ की, एक राज्यों के संघ की, कि विश्व एक राज्य का संघ बन जाए, एक संघ बन जाए, सभी राज्य इकट्ठे हो जाएं, तो वो कहता है कि जब इस प्रकार का हमारे सामने एक विश्व संगठन आ जाएगा, जब सारे राज्य मिलकर एक संघात्मक व्यवस्था बना लेंगे, तो क्या होगा? युद्ध क्या होंगे? युद्ध भूमि क्या होगी? युद्ध भूमि बन जाएगी हमारे खुले बाजारों के रूप में वाणिज्य के लिए, जिसमें क्या होगा? हमारे नए विचारों के जो विचार होंगे, नए विचारों की प्रति खुली दिमाग में होगी, एक फोटोकॉपी होगी हमारे दिमाग में नए विचारों की। उस नए विचारों में क्या होगा? वाणिज्य, व्यापार, विकास। और वो कहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, और वो दिन किस में आएगा? संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है वो, कि एक दिन ऐसा आएगा जब गोली और बम का स्थान कौन ले लेगा? मतदान ले लेंगे, यानी राष्ट्र चुनाव करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हम चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये चीज़ तो हमारे सामने आई गई है कि हम युद्ध नहीं चाहते, और कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। प्रत्येक देश ये कामना करता है कि युद्ध ना हो और केवल हम व्यापार बढ़ाएं, हम संस्कृति का आदान प्रदान करें, हम लोगों का विकास करें, हम राष्ट्रीय हितों का विकास करें। और ह्यूगो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तोपों को कहाँ रख दिया जाएगा? सार्वजनिक अजायब घरों में। किस रूप में? उत्पीड़न के साधन के रूप में, कि देखो जी ये एक तोप थी जिससे लोगों का उत्पीड़न किया जाता था। लोग आश्चर्य से देखेंगे कि कहाँ से आई। तो इस प्रकार आपने इस कोटेशन का अर्थ देखा। ये कोटेशन क्या बताती है? शांति की स्थापना के बारे में बात करती है, शांति के बारे में बात करती है, सकारात्मक विचारों के बारे में बात करती है, मनुष्य का सकारात्मक पहलू जो कि प्रेम के ऊपर आधारित है, सहयोग के ऊपर आधारित है, सहानुभूति के ऊपर आधारित है, उसकी बात करता है। तो जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए समाज से अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना तथा अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है, उसी प्रकार आज कोई भी राज्य एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आधुनिक युग में कोई भी देश चाहे कितना ही बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। सभी देश अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान युग में आप ये देखते हो कि युद्ध की प्रकृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। प्राचीन काल में युद्ध प्राय दो राष्ट्रों के बीच होता था और उसका प्रभाव भी उन दोनों के क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था। लेकिन आज आप क्या देखते हो? आज आप ये देखते हो कि यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण, विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बन जाने के कारण युद्ध की प्रकृति में बहुत परिवर्तन आ गया। जब हम ये देखते हैं कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण का युग आया है, तो उस वैश्वीकरण के युग ने यातायात के साधनों, संचार के साधनों का जो विकास किया, तो उसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि अब जो युद्ध था अब दो राष्ट्रों के बीच सीमित नहीं रह गया, क्योंकि अब राष्ट्र
सभी एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में अपनी आवश्यकताओं के लिए आए हैं। तो पहले की अपेक्षा युद्ध का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया और संसार के किसी भी कोने में होने वाले युद्ध का प्रभाव सभी राष्ट्रों पर पड़ता है। कोई भी देश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले युद्ध का सामना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से युद्धों को रोका जा सकता है। तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में अनेक आविष्कार तथा अन्वेषण हो रहे हैं, जिनमें मानव क्रांति आई है, यानी मानव के जीवन में क्रांति का संचार हुआ है। और ये क्रांति किस चीज़ की है? आविष्कारों की, नई नई खोजों की, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे हैं, संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। और कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक, सैनिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्य देशों में होने वाले प्रयासों का लाभ उठाना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास है, तो वो उस टेक्नोलॉजी से कुछ सीखे, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो शिक्षा संबंधी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के लिए कोई भी विकास कार्य हो रहा है, तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि वो भी उस अन्वेषण को, उस खोज को अपने यहाँ पर लेकर आए। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेना पड़ता है। अब एक और हम कोटेशन देखेंगे, चार्ल्स पी स्लीचर। उन्होंने अपनी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अस्तित्व इसलिए है कि हम एक ऐसे अनन्य आश्रित विश्व में रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित जो हमारा विश्व है, क्योंकि एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर है, जिसमें मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसके जीवन के कुछ निश्चित पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर संगठित न किया जाए। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं शांति और समृद्धि में हैं, जिन्हें पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कामना करता है। अर्थात इसका सीधा सा तात्पर्य है, चार्ल्स पी स्लीचर ने अपनी पुस्तक में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसका नाम है, में उसने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये सहयोग की कामना करने के लिए बनाए गए थे, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए थे, और उनका आधार क्या था? अंतर्राष्ट्रीय था। तो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? शांति और समृद्धि, कि वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो अपना विकास चाहता है, और इसीलिए उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की अनिवार्यता के संबंध में प्रोफेसर लास्की क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि घरेलू मामलों को छोड़कर शेष बातों के लिए संसार के समस्त देशों के लिए सामान्यता नियमों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य की प्रभुसत्ता शनै शनै समाप्त होती जा रही है, क्योंकि अब उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। आज के व्यक्ति को साम्राज्य की धारणा ही नहीं, बल्कि संघवाद की कल्पना भी आवश्यकता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमें पूरे विश्व को संघवाद में हम बदलना चाहते थे, हम एक कल्पना कर रहे थे कि पूरा विश्व जो है वो इकट्ठा हो जाए, जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे थे। महात्मा गांधी ने भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना था कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे। तो प्रोफेसर लास्की ने इसके बारे में ठीक ही बताया कि घरेलू मामलों को छोड़कर, जो हमारे स्वयं के घरेलू मामले होते हैं, उनको छोड़कर शेष बातों के लिए संसार के समस्त देश सामान्यतः नियमों की आवश्यकता उनके अंतर लगातार बढ़ती जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य की जो प्रभुसत्ता है वो शनै शनै समाप्त होती जा रही है, क्योंकि अब उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। आज के व्यक्ति को साम्राज्य की धारणा की नहीं, बल्कि संघवाद की कल्पना की आवश्यकता है। क्योंकि साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद होता है जो युद्ध की तरफ लेकर जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ये कहती है कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। आज हमें साम्राज्यवाद नहीं चाहिए, आज हमें संघवाद चाहिए। आज हमें लोगों का विकास चाहिए, हमें शांति चाहिए, और शांति के माध्यम से हम विकास के रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो परस्पर विरोधी तत्वों अथवा शक्तियों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे के ऊपर आश्रिता यानी इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस, और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता नेशनल सॉवरेनिटी, इसके बीच समझौते का प्रयास है। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की मांग क्या है? कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यवहार किया जाए और अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी अन्य भारी शक्ति के आदेशों से बाधित
ना हुआ जाए। आप प्रभुसत्ता के बारे में तो जानते ही हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी भारी शक्ति का उस राज्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो, कोई अधिकार ना हो। इसके विपरीत जो आपकी इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अनुन्नयनशीलता, कि राष्ट्र अपने अस्तित्व तथा विकास के लिए अन्य राष्ट्रों से सहयोग करे, उन्हें सहायता दे, उनसे सहायता ले। तो राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय अनन्य आश्रयता दोनों बातें इतनी परस्पर विरोधी हैं कि जब तक इनमें से किसी एक का अंत नहीं होगा, राष्ट्रों के बीच संघर्ष तथा युद्ध होते रहेंगे। साथ ही यह बात भी निश्चित है कि इनमें से किसी की भी समाप्ति असंभव है। अतः ठीक यही समझा जाता है कि इन दोनों शक्तियों के बीच इस प्रकार तालमेल बिठाया जाए कि संघर्षों और युद्ध की संभावनाएं कम हों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को पूर्ण सम्मान देते हुए हम इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस का विकास करें, यानी ये किया जा सकता है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका। नेक्स्ट हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसकी मूल विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।